हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट एग्जामिनेशन के बारे में कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है एंड आप इसकी प्रिपरेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, किस हिसाब से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आपकी गेट में अच्छी खासी रैंक आ जाए। ऑल अबाउट गेट 2024 के एग्जाम के बारे में। 24 में अभी एग्जाम होगा, 23 का ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, तो अब 24 का जो ये एग्जाम होगा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में कि क्या इसका सिलेबस है, सारी डिटेल्स आपको दी जाएंगी। उसके अलावा भाई हमारी ऐप है पढ़ रहे केमिस्ट्री के नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपके लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल रहेगा। आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको सर्च करना है CSIR कैम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके एग्जाम पैटर्न का पता होना चाहिए। कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो पहले उसकी डिटेल लेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को इसके बारे में पता हो, लेकिन बहुत सारे नए स्टूडेंट्स होते हैं शायद जिनको आइडिया नहीं होगा। तो देखिएगा भाई, एग्जामिनेशन मोड की अगर बात करोगे, जो गेट का पेपर होता है वो CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है। गेट का भी ऑनलाइन होता है, CSR नेट का भी ऑनलाइन होता है, IIT जैम का भी ऑनलाइन होता है। ठीक है, जरा उसके बाद 3 घंटे का ये पेपर होता है आपका, 3 घंटे का पेपर होगा। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 29 है। फिलहाल हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की। अब जो केमिस्ट्री का आपका पेपर होता है उसमें 2 सेक्शन आपसे पूछे जाते हैं। एक सेक्शन होता है जर्नल एप्टीट्यूड, कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी बताएंगे। एंड सेकंड होता है कैंडिडेट सिलेक्टेड सब्जेक्ट, यानी कि हमारा केमिस्ट्री, यानी कि हमारा केमिस्ट्री। ठीक है, अब गेट के एग्जाम में 3 पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको CSR नेट के एग्जाम के बारे में आइडिया हो तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ MCQs पूछे जाते हैं। बट गेट के एग्जाम में और जैम के एग्जाम में आपसे MCQ भी पूछता है, MSQ टाइप भी पूछे जाते हैं एंड NAT टाइप भी पूछे जाते हैं। MCQ में तो क्या होगा, आपको कोई भी एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। MSQ में आप एक से ज्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और वो करेक्ट हो सकते हैं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपको कोई ऑप्शन नहीं गिवन रहेंगे, है ना, आपको वहां पे आपका जो भी सोल्व करके नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आती है, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपका जर्नल एप्टीट्यूड से। ये जो जर्नल एप्टीट्यूड है ये सभी पेपर्स के लिए कॉमन होता है, मतलब और सब्जेक्ट्स में भी आता है। हमारे लिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो दैट इज केमिस्ट्री। तो जर्नल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें रीजनिंग भी होती है, बेसिक मैथमेटिक्स भी होता है, तो ये सब वो रहेगा। उसके अलावा 55 क्वेश्चंस आपका आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, 55 क्वेश्चंस, जो कि आपका अभी मैं बताऊंगा 85 मार्क्स के होते हैं। 85 मार्क्स की आपसे केमिस्ट्री पूछी जाती है एंड 15 मार्क्स का आपसे जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। कुल मिला के आपका 65 क्वेश्चंस होते हैं। कुल मिला के 65 क्वेश्चन आएंगे। 3 घंटे का टाइम मिलता है। 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के, 55 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट यानी कि केमिस्ट्री के। उसके बाद देखें यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ये CY की बता रखा भाई, यानी कि CY हमारा केमिस्ट्री का कोड होता है CY। तो यहाँ पे 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, 85 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यानी कि केमिस्ट्री के। अब यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं और एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं ना। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, जैसे IIT जैम में तो फिक्स होता है, बट गेट में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि भाई इतने ही क्वेश्चन आपसे MCQ पूछेगा, इतने ही क्वेश्चन आपसे MSQ पूछेगा, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन 2 पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे। अब देखिए क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, यस। जो आपके MCQs होते हैं, चाहे वो 1 मार्क्स के हों चाहे वो आपका 2 मार्क्स के हो, सिर्फ MCQs में ही नेगेटिव मार्किंग होती है। MSQ एंड NAT में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। MSQ एंड NAT में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पे देखिए 1 मार्क्स का जो MCQs होगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है एंड जो 2 मार्क्स का MCQ होता है वहां पे 2/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होती है। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट आंसर्स टू MSQ एंड NAT। MSQ और NAT अगर आप गलत कर देते हैं तो कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग वहां पे नहीं होती है।
उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, ये वही आ गया कि 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, 85 मार्क्स का आपसे सब्जेक्ट पूछा जाता है, 100 मार्क्स का आपसे जो है टोटल ये पेपर होगा, 180 मिनट का आपका टाइम मिलता है। अब मेरा मेन पॉइंट रहेगा भाई इन 85 मार्क्स का यानी कि 55 ना, मेन पार्ट तो यही है हमारा केमिस्ट्री का, तो 55 क्वेश्चन आते हैं, इनका ऑफिशियल सिलेबस क्या है ना। अब हम सेकंड देखो, हमने एग्जाम पैटर्न का पता कर लिया जी, किस हिसाब से आपका एग्जाम आता है उसका ऑलरेडी हम पता कर चुके हैं। अब हम चलते हैं जी ऑफिशियल सिलेबस क्या कहता है। देखिए आपके अगर हम बात करें एक CSR नेट का जो एग्जाम होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट आपको चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। मतलब सिलेबस 90% आप बोलो कि इक्वली होता है, बट यहाँ पे ना इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। कैसे, मैं सारी आपको चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हमें ना सिलेबस की तरफ चलते हैं कि गेट का ऑफिशियल सिलेबस क्या कहता है हमें, ठीक है। तो देखिए ये गेट 2023 का ऑफिशियल सिलेबस था, 24 का भी यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत होती है फिजिकल केमिस्ट्री से। तो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अगर आप इस पूरे को देखोगे इसमें काफी टॉपिक्स हैं। तो इसमें आपका एक तो क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक आ गया, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे मैं बताऊं, ये देखो यहाँ से लेके पोस्टुलेट से लेके आपका एंड आप यहाँ पे बोलो इसको यहाँ तक भी लेके आओ, लगभग आप यहाँ पे मान के चलो यहाँ तक ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट आ गया, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन, इसी में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वैसे क्वांटम से भी रिलेट करके पढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती है या वो वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो भी यहीं पे आ गए, इसी में दिए हुए ना। देखो यार एटॉमिक ऑर्बिटल्स, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, ऑर्बिटल अप्रोक्सीमेशन, इलेक्ट्रॉन स्पिन ना, ये सारे, तो ये सब आपका वो वाला पार्ट आ गया। अब यहां तक पढ़ने के बाद इसके बाद देखो ये यहां तक आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट हो गया। उसके बाद स्टार्ट हो गया मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि इसी में स्ट्रक्चर्स में ही आपका क्या आ गया यहाँ पे CV, केमिकल बॉन्डिंग। ये देखो ये दोनों बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा दिए जाते हैं, क्वांटम को फिजिकल में पढ़ा जाता है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक टॉपिक है, चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें क्या क्या आ गया भाई, आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई, MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, MO थ्योरी जो हो गया ना, ये रहा। उसके बाद एंड हकल अप्रोक्सीमेशन, ये जो है ना आपका हकल अप्रोक्सीमेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू एनुलर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसको पढ़ाया जाता है GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइम। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइम पढ़ाया जाता है। तो मेनली देखो ये जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है ना, इसमें आपका 3 टॉपिक आ गए, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लस केमिकल बॉन्डिंग, और यहीं पे आप थोड़ा बहुत लिख लीजिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, बेसिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में लिखा हुआ है कि केमिकल बॉन्डिंग इसको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इंडिविजुअल समझो, चारों पार्ट्स को आप इंडिविजुअल समझिए। ये चारों पार्ट्स अपने आप में अलग है, इंडिविजुअल है, ये चीज ध्यान। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ग्रुप थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुप थ्योरी। तो इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ने, उनके ऑपरेशंस, पॉइंट ग्रुप निकालने का क्वेश्चन आ जाता है, करैक्टर टेबल ना, इंटरनल कोऑर्डिनेट्स एंड वाइब्रेशनल मोड्स। तो ग्रुप थ्योरी भाई एक पूरा डिटेल में टॉपिक होता है, तो वो ये आपका टॉपिक है यहाँ पे अलग से मेंशन। उसके बाद यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, RS कपलिंग आ गई यहाँ पे, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, RS कपलिंग, टर्म सिंबल निकालना, स्पेक्ट्रल डिटेल्स ना, ओरिजिन ऑफ सिलेक्शन रूल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ द डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक। तो ये देखो ये जो पार्ट है ये बेसिकली आप मान सकते हैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल स्पेक्ट्रा का पार्ट है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे पार्ट देख रहे हैं दैट इज इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज इक्विलिब्रियम। अब देखो देखने से ये लग रहा है कि ये सिर्फ इक्विलिब्रियम है, बट यहाँ पे देखो ये है ना थर्मोडायनेमिक्स है मेनली। तो यहाँ पे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। देखो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टैंडर्ड स्टेट, थर्मोकेमिस्ट्री, thermodynamics, function of the relationship, Gibbs Helmholtz Maxwell relations, Gibbs Duhem equation, Bandt equation, criteria for spontaneity। ये यहां तक अगर आप जा रहे हो ना, यहां तक ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स है, यहां तक का ये टॉपिक। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा जो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी,
यहां से गेट में हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। गेट 2023 में तो 2 क्वेश्चन पूछे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो इसी में नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया आपका, सॉल्यूशन प्लस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राउट्स लॉ हो गया, हेनरीज लॉ हो गया, ये आपका सॉल्यूशन वाला पार्ट। इसके बाद प्लस में यहीं पे आ गया आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या आ गया, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद क्या आ गया यहाँ पे, आयोनिक इक्विलिब्रियम भी है। केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। और साथ में ही यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आ गई। देखो ये डिटेल में बता रहा हूं भाई मैं, एक एक चीजें आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, डीबे हक्कल लिमिटिंग लो, डीबे ऑनसैगर इक्वेशन, स्टैंडर्ड पोटेंशियल नर्स्ट इक्वेशन, यहां तक अगर आप जा रहे हो ना, ये यहां तक, ये देखो ये यहां तक आ गया आपका क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद हो गया फेज, फेज इक्विलिब्रियम। देखो सारे फिजिकल के टॉपिक इसी एक में दे रखे हैं, फेज रूल है ना। उसके बाद ये सारा आपका फेज वाला आ गया पार्ट, ये सारा फेज इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, एंड स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो ये देखो पूरा थर्मोडायनेमिक्स आ गया, सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम। साथ में ही यहाँ पे क्या आ गया आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये काफी टॉपिक हो गए। उसके बाद काइनेटिक्स, काइनेटिक्स आ गई। काइनेटिक्स से खूब क्वेश्चन पूछता है भाई गेट में, काइनेटिक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पिछले एग्जाम की अगर आप बात करोगे तो 4 क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से पूछे थे, 4 क्वेश्चन, इस पूरे टॉपिक से 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्री, पैरेलल, ये फेवरेट है। ये जो है ना पैरेलल आप देख पा रहे हैं, कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस, दिस आर फेवरेट फॉर गेट एग्जामिनेशन। गेट वाला ज्यादा पूछता है। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये सारा जो टॉपिक है आपका, दिस इज केमिकल काइनेटिक्स। यहीं पे एंजाइम कैटालिसिस भी पढ़ना है ना। यहीं पे आपको जो है कोलिजन थ्योरी पढ़नी है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ये सब आपका यहाँ पे आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज लास्ट टॉपिक, एब्जॉर्प्शन, बेसिकली इसको बोलो, सरफेस एंड इंटरफेसेस, यानी कि एब्जॉर्प्शन। अब आपको यहाँ दिखेगा ये नहीं तो सॉलिड स्टेट तो कहीं पे है ही नहीं है ना। तो सॉलिड स्टेट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गेट में बड़ा इजी सा क्वेश्चन आता है 11th-12th लेवल का, कभी आएगा तो, लेकिन आगे मेंशन है सॉलिड स्टेट, कहां पे मेंशन मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक में देखो भाई, इनऑर्गेनिक में वैसे तो क्या होना चाहिए था, पीरियोडिसिटी होना चाहिए था, प्लस में केमिकल बॉन्डिंग होना चाहिए था। ये दोनों टॉपिक वहां फिजिकल में मेंशन थे, तो वही 2 टॉपिक। उसके बाद सीधा आ जाओ मेन ग्रुप एलिमेंट्स, सीधा आ जाओ मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। तो मेन ग्रुप में आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक सब पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद ये मेन ग्रुप यहाँ तक खत्म हो गया आपका। उसके बाद आ गया एसिड बेस केमिस्ट्री, एसिड बेस, इनऑर्गेनिक में जो एसिड बेस होता है ना, वो वाला फंडा आ गया यहाँ पे। नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, वो सब आ गया यहाँ पे, लेविस, ब्रोनस्टैंड, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, वो सब आपका ये पार्ट आ, यानी कि यहाँ पे 2 टॉपिक मेंशन है, मेन ग्रुप मेंशन है एंड साथ में एसिड बेस। उसके बाद नेक्स्ट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आ गया जी पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये आपका पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आ गया डिटेल में। इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो पूरा आप देख पा रहे हैं, दिस इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये आपका कोऑर्डिनेशन, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई, सीएफटी हो गई, एमओटी हो गई, एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी में स्पाइनल्स हो गया, जोन टेलर डिस्टोर्शन, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल, सिलेक्शन रूल, लेपोर्टे का स्पिन सिलेक्शन रूल, ऑर्गल डायग्राम, टीएस डायग्राम, नेफ्लोजेप्टिक इफेक्ट, रेखा पैरामीटर, चार्ज ट्रांसफर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, एंड उसके बाद मेटल मेटल मल्टीपल बॉन्ड। दिस इज कंप्लीट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, काफी बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट इज एक्टेनाइट्स एंड लेंथेनाइट्स, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, छोटा सा टॉपिक होता है, एब्लोक एलिमेंट्स। ऑर्गेनोमेटालिक्स इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड काफी ब्रॉड, काफी बड़ा टॉपिक है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सबसे इंपॉर्टेंट मैं भी एक्सप्लेन भी करूंगा, जस्ट एक बार सिलेबस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा और काफी अच्छे से गाइडेंस भी दूंगा। एक बार मैं पूरा सिलेबस एक्सप्लेन, तो ये ऑर्गेनोमेटालिक हो गया भाई, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी पढ़ना है आपको है ना, फ्लक्सोनिलिटी इन ऑर्गेनोमेटालिक्स यानी कि स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, ऑर्गेनोमेटालिक्स का रिएक्शन मैकेनिज्म भी पढ़ना है। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट। उसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री यानी कि रेडियो एक्टिविटी, यहाँ से कई कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना भाई, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो सॉलिड्स की आप बात करें तो वो यहाँ पे मेंशन है, सॉलिड्स में आपको ये सब पढ़ना है, बेसिक सॉलिड्स है, ब्रैक्स लॉ,
आयोनिक क्रिस्टल्स, ये सब है, यहाँ से कोई ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा भाई, यहाँ पे देखिएगा इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको जो मेन दो चीजें पढ़नी होती है भाई, एक तो आप ईपीआर पढ़ लेना, इलेक्ट्रो पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस ईपीआर, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में ईएसआर यहाँ पे जो लिखा हुआ है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री आपको ऑर्गेनिक में पढ़ने को मिलती है, यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोजेबार स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको ऑर्गेनिक के टाइम पे पढ़ा देते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी जो एनएमआर स्पेक्ट्रा होता है वो हम ऑर्गेनिक में ही पढ़ा देते हैं। बाकी ये बेसिक है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये सारा टॉपिक ऑर्गेनिक में आ जाओ जी। सबसे पहले स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो क्वेश्चन एक ही आता है, लेकिन पढ़ना बहुत, कई बार दो भी पूछ लेते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत कुछ पड़ता है भाई, है ना, पढ़ना बहुत कुछ। तो ये पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री दिया हुआ है यहाँ पे, पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री। इसके साथ साथ स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा जीओसी के बारे में, जीओसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी जाते हैं कई बार, लेकिन भाई अगर डायरेक्ट ना भी आए, बेसिक टॉपिक है, उसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ऑर्गेनिक है ना, पूरी लिंक्ड है एक दूसरे से, और जब गेट में ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आता ना, आप ये कहोगे जी ये तो सिर्फ इसका टॉपिक है ना, पॉसिबल नहीं है। वो लिंक्ड होता है पूरा, उसमें रिएजेंट भी होता है, नेम रिएक्शन भी होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म भी होता है, एंड उसमें इंटरमीडिएट्स भी होते हैं। तो भाई ये जो है ना रिएक्शन मैकेनिज्म दिख रहा है, इसमें एक तो भाई आपका जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती हैं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड आपका एलिमिनेशन, एंड इसके अलावा भी और बहुत टाइप की। उसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक है दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है। और ये देखो जी, ये है मेन टॉपिक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो जो ऊपर वाला टॉपिक था और ये टॉपिक, इनसे मिला के पूछते हैं। तो इसमें भाई बहुत कुछ है डिटेल में। इसमें आपका जो है ये देखो, ये ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शन आ गई, कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन। हालांकि इनको कहाँ पढ़ा दिया जाता भाई, इनको हम पढ़ा देते हैं ऑर्गेनोमेटालिक्स में, हैक को, सुजुकी को, सोनागाशिरा को, नेगिसी को, ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड में पढ़ा देते हैं, जो इनऑर्गेनिक में पढ़ाते हैं वहीं पे। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसके अलावा यहीं पे भाई आपका रिएक्शन मैकेनिज्म आ जाता है, सॉरी नेम रिएक्शंस आ जाती हैं, बहुत कुछ है इसमें, बहुत, ठीक है। जब पढ़ाते तभी समझ में आता है, ऐसे नहीं बताया जा सकता, बहुत कुछ है, मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ, ठीक है। रिएजेंट वाला टॉपिक भी इसी में आ गया, जितनी नेम रिएक्शन है वो भी इसी में भी आ गई, है ना, ये सारा। उसके बाद है पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री से, इनसे एक से दो क्वेश्चन आ जाते हैं, दो क्वेश्चन। तो पेरिसाइक्लिक में इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, साइक्लोएडिशन, सिग्माट्रोपिक, एंड यहाँ पे इनका थोड़ा सा वुडवर्ड वाला जो रूल है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। फोटोकेमिस्ट्री में आप यहाँ पे ये वाली चीजें, नॉरिस टाइप 1, ये 2, ये इंपॉर्टेंट है। हेट्रोसाइक्लिक से कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। बायोमोलिक्यूल्स में आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं, न्यूक्लिक एसिड पढ़ने हैं, प्रोटीन्स, ये सब पढ़ने हैं। एंड दिस इज ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको आईआर पढ़ना है, एनएमआर में आपको C13 भी पढ़ना है, 1H NMR भी पढ़ना है ना, एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रो, ठीक है। यूवी से कोई यूजुअली क्वेश्चन आते नहीं है, हालांकि यूवी भी हमारे सिलेबस में है। दिस इज द डिटेल सिलेबस, ये ऑफिशियल सिलेबस है। मैंने कोशिश की है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर ही दूं। अब आ जाओ जी मेन मुद्दे की बात, जी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। पहली बात स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा मेरा, ये बात, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना उससे 55 क्वेश्चन आते। इसमें ऐसा नहीं कि नेट लेवल, नेट जैसे नहीं कि आपको भाई आप एक केमिस्ट्री, आप दो केमिस्ट्री कर लो, कोई भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर लो, अच्छा हो जाएगा, नहीं। इसमें आपको तीनों केमिस्ट्री करनी पड़ेगी। आप ऐसा सोच रहे कि दो ही केमिस्ट्री करके चले जाए, नहीं, क्योंकि है ना यहाँ से कोई इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं ना। तो नेट में तो काम चल जाता है दो केमिस्ट्री से, बट यहाँ पे नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास देखो, ये साल में एक बार ही होता है, एक साल में एक बार एग्जाम होता है, और पूरा एग्जामिनर के पास भी पूरा टाइम अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करने का, लेवल भी बहुत अच्छा होता है एग्जाम का। अगर हम बात करें तो आपको तीनों केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, यहाँ पे डिटेल में तीनों केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए। सिलेबस आप कंप्लीट करें, सिलेबस पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना सिलेबस मेंशन है ये सिलेबस आप जरूर पढ़ें। अगर आप कुछ टॉपिक स्किप कर रहे हैं तो आपके टॉप रैंक्स आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। पूरा पढ़े, क्योंकि क्वेश्चंस है ना हर एक टॉपिक से आते हैं, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है भाई ऑर्गेनोमेटालिक से, कोऑर्डिनेशन से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको बाकी चीजें भी पढ़ने को मिलती। फिर भी तो ये मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ें,
एक दो टॉपिक जो है आप कुछ हद तक स्किप कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? देखिए भाई, बेसिक टॉपिक तो ये दोनों है ही आपका, प्रियोडिसिटी प्रियोडिसिटी एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये बेसिक टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों से मिला के 1 से 2 क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन ही आता है। तो स्कोर पॉइंट ऑफ व्यू से इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ, अब आ गए जी मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट्स, और यहीं पे मैं एप ब्लॉक लिख देता हूँ। मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड एप ब्लॉक, चलो अलग अलग लिख देते हैं, कोई कोई बात नहीं। तो मेन ग्रुप एलिमेंट का गेट का, स्टूडेंट नोट कीजिए, गेट का जो मेन ग्रुप का क्वेश्चन होता है सुपर, लिख लो भाई। क्या कह रहा हूं मैं? जो गेट के एग्जाम में जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स का क्वेश्चन आता है, सुपर सुपर जबरदस्त बेहतरीन अच्छे लेवल का, ठीक है। तो यहां से मेन ग्रुप से डायरेक्टली आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। 2 से 3 क्वेश्चन आपका मेन ग्रुप एलिमेंट से आते हैं, पी ब्लॉक एस ब्लॉक सब मिला। उसके बाद एफ ब्लॉक की अगर आप बात करेंगे तो एफ ब्लॉक से एक ही क्वेश्चन आपका पूछा जाए, एक से एक क्वेश्चन आप मान के चलिए, डायरेक्टली बेस एक क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, 3 से। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन ही ऑर्गेनोमेटालिक्स के मान के चलिए। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 से 2 क्वेश्चन, बस ये है आपका इंपॉर्टेंट, ये है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने बता दिया। इसमें आप +1 भी कर सकते हैं, मतलब 4 से 5 की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो 3 अगर आप मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक आप मुझसे पूछेंगे, 3 आप मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक्स एंड मेन ग्रुप प्लस एफ ब्लॉक। ये आपका मोर देन 60% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मोर देन 60 to 70% क्वेश्चन आपका इन्हीं 3 टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आपका बाकी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बच गया, दैट इज नॉट वेरी मच, गेट में ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं ईपीआर वगैरह से। तो ये है जी मेन टॉपिक का, ठीक है। समझ में आई मेरी बात आपको? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी थी ये। फिजिकल में देखो यार, अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस होता है और लगभग सभी क्वेश्चन से ही, सभी कंसेप्ट से ही क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स की अगर आप बात करोगे तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर आप बात करोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप देखोगे कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको यूजुअली मिल जाते हैं। 2 से, यहाँ पे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम रखना, केमिकल काइनेटिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 1 से 2 की कैटेगरी में भी आप रख सकते हैं। सॉलिड इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट। सॉलिड से एक ही क्वेश्चन, पिछली बार तो बस ये पूछ लिया कि बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी बता दो कितनी, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया। तो सॉलिड इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसके बाद अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आप थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोकेमिस्ट्री सब मिला लो, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड क्वांटम मैकेनिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड भाई इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, सर्फ इलेक्ट्रो हो गया, सॉलिड हो गया। सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। रेडियो एक्टिविटी से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से आ जाता है। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहां से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखो, ज्यादा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना, गेट के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से पूछते हैं, बट सिलेबस भी तो बड़ा है ना, सिलेबस भी तो बहुत बड़ा हो गया ना इसका। फिजिकल केमिस्ट्री में काफी कुछ, ग्रुप 3 से भी आते हैं भाई 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते भाई ये 2 टॉपिक पढ़ लो, यहाँ पे आपको डिटेल में सिलेबस पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे आपको डिटेल में सिलेबस पढ़ने को मिलता है और सबसे स्कोरिंग यही रहता है, ज्यादातर क्वेश्चन आपका फिजिकल केमिस्ट्री से पूछते हैं। और कई बार यह भी देखा जाता है कुछ टॉपिक आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन डालने हैं एग्जामिनर। फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है और क्वेश्चन उनको लिमिटेड डालने हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे, ये इक्विलिब्रियम भी रह गया भाई। देखो, तीनों टाइप का इक्विलिब्रियम से 1 से 2 क्वेश्चन, तीनों टाइप का इक्विलिब्रियम मिला लो, 1 से 2 क्वेश्चन। बहुत बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस, ठीक है। तो फिजिकल में मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि पर्टिकुलर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, आपको सारा ही पढ़ने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, ठीक है। तो भाई वो इसमें पूरा ना, इसमें जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, दैट इज पूरी केमिस्ट्री से रिलेट करके पूछते हैं। नेम रिएक्शन
भी डाल देगा उसी क्वेश्चन में, रिएजेंट भी डाल देगा उसी क्वेश्चन में, रिएक्शन मैकेनिज्म भी डाल देगा उसी क्वेश्चन में, है ना, इंटरमीडिएट भी डाल देगा उसी क्वेश्चन में। यानी कि ये जो अप्लाइड रिएक्शंस वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसके आपको मोर देन 60% क्वेश्चन, ये जो पार्ट दिख रहा है 60 to 70% यही आता है। ये 4 टॉपिक 60 to 70% ये 4 टॉपिक आते हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इंटरलिंक्ड करके पूछेगा, ऐसा नहीं है अकेला रिएजेंट का क्वेश्चन देखने को मिल जाए ना, कम चांस है, इंटरलिंक करके आपसे पूछेगा। हालांकि आपको जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियो केमिस्ट्री, दीज आर बेसिक टॉपिक और आपको पढ़ने चाहिए, इनके बिना बात नहीं बन सकती, इनके बिना आप केमिस्ट्री को सीख नहीं सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी आ गया, ये दोनों टॉपिक बेसिक है और यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी, 2 से 4 क्वेश्चन भी देखने को, ठीक है। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर, 1H एनएमआर, C13, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यूवी से कोई ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके अलावा भाई आपका नेचुरल प्रोडक्ट्स, हेट्रोसाइक्लिक, दीज आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, कोई ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक होते नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन, बट क्वेश्चन आते हैं लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिंक्ड रहेगी भाई एक दूसरे से। तो इस देखो मेन बात तो यही है, अगर आपका ये है ना कि आपको भाई टॉप टॉप करना है तो आप 100% सिलेबस पढ़िए। और जब ये देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है देखो मैं बताता हूँ। अब कहोगे जो इतना बड़ा सिलेबस और क्वेश्चन तो 55 आने हैं, तो कितनी चीजें याद रखें। तो भाई एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज PYQ एनालिसिस। गेट का एक पैटर्न सा फिक्स है, जैसे मैंने आपको बताया ना केमिकल काइनेटिक्स के जो वो क्वेश्चन पूछता है, ज्यादातर वो क्वेश्चन आपका पैरेलल और सीरीज रिएक्शन फॉर्मूला बेस्ड, भाई फॉर्मूला आता है क्वेश्चन सोल्व, ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं। तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, दैट इज शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स जब भी आप ऑर्गेनोमेटालिक्स को जब पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो उस दौरान जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लें। एंड शॉर्ट नोट्स के साथ डाटा, कुछ चीजों का आपको डाटा याद रखना पड़ता है ना, जैसे IR के कितने बैंड्स आएंगे, TBP के लिए अलग आते हैं, स्केयर प्लेनर के लिए अलग आते हैं, या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, ये वाली अरेंजमेंट इतने स्टीरियो आइसोमर देती है, ये वाली अरेंजमेंट इतने, याद रखना पड़ता, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। तो इनके शॉर्ट नोट्स बनाए एंड अच्छी खासी इनकी रिवीजन करते रहे टाइम टू टाइम। एग्जाम क्रैक करना आसान है और आप आराम से क्रैक कर सकते हैं और काफी अच्छे से चीजें रहेंगी। जो जनरल एप्टीट्यूड है भाई वो आप प्रीवियस ईयर देख लेना कि कैसा आता है। जनरल एप्टीट्यूड के बारे में मैं ज्यादा बात कर नहीं रहा, ठीक है। मैंने मेनली केमिस्ट्री की बात की। होप कि मैंने भाई काफी कुछ बताने की कोशिश की। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे सर ये सिलेबस कहाँ से पढ़े, हाँ सिलेबस कहाँ से पढ़े, बुक्स हैं क्या, कोई बुक्स हैं क्या। देखिए मैं ये कहूँगा भाई देखो ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स अच्छी हैं, पढ़नी चाहिए, लेकिन वो MSc के दौरान पढ़ो, अभी मत पढ़ो। मतलब अगर आप MSc कर रहे हैं, 2 साल का टाइम है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए भर भर के। लेकिन अगर आप स्पेशली गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किसी भी कोचिंग को फॉलो कीजिए, मेरा मानना ये है। बुक्स देखो, कोचिंग क्या है ना, आपको आइडिया दे देगी कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। मान लीजिए आपने किसी कोचिंग के, या कोचिंग ना हो जिसने गेट में काफी अच्छा किया हो, आप उनके भी गाइडेंस ले सकते हैं। कोचिंग का मेनली काम होता है गाइडेंस। भाई अब देखो ग्रुप थ्योरी में तो पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा सकता है, हाँ पूरी एक बुक मिल जाएगी आपको ग्रुप थ्योरी के ऊपर, पूरी एक बुक मिल जाएगी पेरिसाइक्लिक के ऊपर, लेकिन क्या पढ़ना है वो आपको कोई कोचिंग का एक्सपर्ट टीचर बता सकता है, जिसको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है वो बता सकता है। तो कोचिंग आपको गाइडेंस दे देती है भाई ये चीजें आपको करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपका मन करे तो बुक्स आप पढ़े, उसके बाद भी आप बुक्स पढ़ सकते हैं। बुक्स पढ़ना कोई वो नहीं है, कई बार स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा किसी न किसी पर्टिकुलर कोचिंग को आप फॉलो कीजिए। हम भी हमारे पढ़ रही केमिस्ट्री पे जल्दी ही गेट के लिए कोर्स लॉन्च करेंगे, CSR नेट के लिए कोर्स लॉन्च करेंगे, और अभी एक फ्री ऑफ कॉस्ट PYQ कोर्स भी मैंने वहां पे बनाया हुआ है, ठीक है। आप वो भी देख सकते हैं, वहां पे आपको कुछ चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स है अलग, ठीक है। तो भाई ये था जी हमारा इस वीडियो का पर्पस, मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन लगभग वो चीज़ें हमने अच्छे से की हैं।
अभी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है इस एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप जो है अब एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें तो अभी मैं कुछ वीडियोस और बनाऊंगा यहाँ पे। जैसे एक वीडियो में बनाऊंगा गेट 23 का पेपर का एनालिसिस करेंगे डिटेल में, कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से एनालिसिस। एक ये वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, गेट केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो होगी आप हमारी उसमें मिल जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा भाई कि गेट एग्जाम के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, गेट एग्जाम करने के बाद होता क्या है, बहुत सारे नए बच्चे हैं नहीं पता है उनको, तो उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो लेके आऊंगा। तो काफी वीडियोस आते रहेंगे, गेट के प्रीवियस ईयर की सीरीज लेके आएंगे। गेट के प्रीवियस ईयर की सीरीज ऑलरेडी मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर इस चैनल पे कंप्लीट कर दिए हैं, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ज़्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।